ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेम्पलेट्स जो है वो आपको यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट इससे पहले भी मैंने दिए, तो आप किसी और टेम्पलेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये स्कूफ का टेम्पलेट हमने यूज़ किया इसमें। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि इसमें 2 चीज़ें हैं स्कूफ के टेम्पलेट्स के अंदर। एक तो इसकी जावास्क्रिप्ट, सीएसएस है, इमेजेस वगैरह, ये सब चीज़ें हैं ना, और दूसरी इंडिविजुअल पेजेस हैं। तो आपको करना ये है कि जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, यहाँ की बॉडी ऑप्शन, सीएसएस, फ़ॉन्ट, इमेजेस, जेएस, इसको हमने जो है ना कॉपी पेस्ट कर दिया था। कहाँ पर? जो हमारी वेबसाइट बनाई, यानी जिसको हमने अनज़िप किया था, उसके अंदर माय एमवीसी साइट के टॉप के ऊपर मैंने यहाँ पर डाल दिया था। जैसे ये पहले नहीं होगा, यानी सीएसएस, फ़ॉन्ट, इमेजेस, जावास्क्रिप्टिंग वगैरह, इमेजेस वगैरह ये पहले नहीं होंगे। जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो तब ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको थोड़ा-सा इसका आर्किटेक्चर समझाया था। आर्किटेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एमवीसी के अंदर 3 मेजर चीज़ें होती हैं, मॉडल, व्यूअर और कंट्रोलर, ठीक है? और इसके अलावा ये एक पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग है, और आगे चल के हम जितनी भी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर चलेंगी। यानी चाहे हम रिएक्ट को पढ़ेंगे, चाहे रिएक्ट नेटिव को पढ़ेंगे, या नोड.जेएस को पढ़ेंगे, या फिर हम जो है ना मोंगोडीबी को पढ़ेंगे, वो सारा जो है ना पैटर्न बेस्ड है। यानी पैटर्न के अंदर क्या होता है कि आपको काम कम करना होता है, समझना ज़्यादा होता है। यानी ये जो चीज़ है ना समझने वाली, इस पे मेरा फ़ोकस है कि भाई आप इसको समझें। ठीक है, काम हम इतना नहीं करना। तो पहली जो चीज़ है एमवीसी के अंदर मॉडल व्यूअर कंट्रोलर, इसका फिर मैंने एक पीडीएफ वगैरह भी आपको दी थी, इसमें से मैंने समझाया था। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती है यहाँ पर, अच्छा ये फ़ोल्डर 2 किस्म के, एक एप्लीकेशन फ़ोल्डर है, एक सिस्टम फ़ोल्डर है। तो सिस्टम फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं वो पड़ी हुई है, इसको हमें नहीं छेड़ना। ठीक है? यानी आप इन शॉर्ट यही समझ लें कि ये बनी-बनाई साइट है, या फिर बनी-बनाई साइट की चीज़ें हैं, जैसे डेटाबेस की कनेक्शन किस तरीके से बनेगा, उसके सारे ड्राइवर वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, चाहे वो ईमेल सेंडिंग की है, चाहे वो क्रिप्टोग्राफी की है, चाहे वो एन्क्रिप्शंस की है, चाहे वैलिडेशंस की है, वो सारी यहाँ पड़ी। इससे हमें कुछ नहीं करना। हमें जो करना है, वो एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर करना है, और एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, मॉडल यानी ये, व्यूअर यानी ये, इसी के अंदर होगा व्यूज एंड कंट्रोलर। ठीक है? सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर के पास आती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ और कंट्रोलर भी यहाँ क्रिएट कर दिए, तो कौन से कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगी? तो कंट्रोलर को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें समझने वाली है, इसी को पैटर्न कहते हैं। कंट्रोलर की डेफिनेशन कि कौन सा कंट्रोलर हमारी रिक्वेस्ट को सुनेगा, ठीक है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारे पास डिसाइड करेगा रूट्स। अच्छा, ये रूट्स वाली कहानी ना आपको हर जगह मिलेगी, चाहे वो आप रिएक्ट पढ़ लें, चाहे वो आप रिएक्ट नेटिव पढ़ लें, ठीक है? वहाँ पे हम रूट्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास स्टार्टिंग कंट्रोलर हमने डिफाइन कर दिया है। देखिए सारी कोडिंग भी हुई भी होगी, मैं कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, पहले से कोडिंग हुई भी है, सिर्फ मैंने यहाँ पर अपने कंट्रोलर का नाम लिख दिया था। ठीक है? तो स्टार्टिंग कंट्रोलर हमारे पास ये होगा कि फर्स्ट रिक्वेस्ट जो है ना हमारे पास इसके पास आएगी। अब स्टार्टिंग कंट्रोलर के अंदर कौन से मेथड के पास रिक्वेस्ट आती है? वो इंडेक्स मेथड के ऊपर आती है। अच्छा, ये कोडिंग भी पहले से हुई भी होती है, इसको समझना होता है सिर्फ ना। फिर मज़ीद इस किस्म के मेथड हम बना सकते हैं। तो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी? इंडेक्स के पास आएगी। इंडेक्स का जो कंट्रोलर का मेथड है, वो कौन से व्यू को कॉल करेगा? वो यहाँ पर हमने व्यू का नाम दे दिया था। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था कि हमारे पास जो एचटीएमएल के पेजेस थे, यानी टेम्पलेट्स की फॉर्म्स के अंदर थे, उसमें से एक-एक इंडिविजुअल पेज को हमने उठाकर व्यू के अंदर जो है वो डाल दिया था, और यहाँ पर हमने index.php के नाम से इस फाइल को हमने क्रिएट किया था। ठीक है? अब इसके अंदर हमने वही काम किया है जो कि सिंपल पीएचपी के अंदर हमने किया था, यानी हमने इसके अंदर हेडर का सेक्शन जो था एचटीएमएल हेड के नाम से उसको मैंने अलग कर दिया था, फिर इसमें हेडर का जो पेज था वो मैंने अलग कर दिया था। ठीक है? ये क्योंकि हर पेज के अंदर हमें इसको इंक्लूड करना होगा, फिर इसी तरीके से फुटर का जो सेक्शन था वो हमने अलग कर दिया था। अब उसके बाद हमारे इसके अंदर जो मसला आता है वो ये आता है कि आप यहाँ पर जब इसको फुली क्वालिफाइड यूआरएल से इसको कॉल करते हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कॉलिंग का, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है? देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे पास स्टार्टिंग पेज ये हो गया, इसका जो फुली क्वालिफाइड यूआरएल बनता है ना वो ये बनता है, यानी index.php/home/index। ठीक है? अगर आप मेरी वेबसाइट को डायरेक्ट कॉपी करेंगे ना, तो ये पूरी वेबसाइट एज़ इट इज़ चल जाएगी। जिसको भी एरर आ रहा है उसको एरर नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसमें डेटाबेस कनेक्ट भी नहीं हुई हुई। लास्ट टाइम जो कनेक्टेशन.com है उसके ऊपर
मैंने ये पूरी वेबसाइट अपनी रखी है, आप उसको जस्ट डाउनलोड करें और उसको चलाएँ, आपको कोडिंग वोडिंग सब मिल जाएगी उसके अंदर, जो भी मैंने काम किए हुए हैं। तो वो एरर वाली जो कहानी है ना, वो कम से कम आपकी सॉल्व हो जाएगी, विद टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल जाएगी। उससे कम से कम ये होगा ना कि आप क्लास के लेवल के ऊपर तो आ जाएँगे ना यार, ठीक है? जो लास्ट क्लास थी हमारे पास कोडिंग फ्र एमवीसी फ्रेमवर्क, ठीक है? इसके ऊपर अगर आप जाएँ, तो टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशंस मैंने करवाई थी। इसमें आप अगर फाइलों को देखें, अच्छा इसके अंदर आई थिंक मैंने नहीं दिया, प्रीवियस वाली क्लास के अंदर दिया था। इसके अंदर भी नहीं किया हुआ। हाँ, इसमें मैंने दिया था। ठीक है, ये नोट्स हो गए थे, बुक हो गया था, ये कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क हो गया था। अच्छा, वो रह गया होगा, वो दरअसल मैं इस लिहाज से था कि मैं आपको खुद प्रैक्टिस कर लें, तो आज की क्लास के अंदर ये है कि जो भी हम काम करेंगे, वो आपको एज़ इट इज़ जो है ना, वो दे देंगे कि आप उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली क्लास जो है ना, पहली जो क्लास है ना, उसके अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। प्रोजेक्ट मैंने शेयर नहीं किया था, जिसपे मैं काम कर रहा था, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप खुद उसको प्रैक्टिस कर लें। आज वो भी मैं कर दूँगा। तो बात ये थी कि ये फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल के थ्रू हम इस पेजेस को एक्सेस करते हैं, तो अब यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? तो उसका तरीका ये था कि हम इसका पूरा एक पैटर्न है, इसको हम फॉलो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सर्चिंग प्रोडक्ट का पेज था, तो इसमें ये प्रोडक्ट कंट्रोलर सर्च उसका एक मेथड है, जिसके थ्रू हम उसको जो है ना वो कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर आ गए थे कि भाई ये जो वेबसाइट का एड्रेस है वो कहाँ पे लिखेंगे? तो उसका तरीका भी ये था कि मैंने बताया था कि इसको अब ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जाएँगे और यहाँ पे कॉन्फ़िग की फ़ाइल आपको मिलेगी और उस कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर आपको बेस यूआरएल जो है ना वो डिफ़ाइन करना है। ठीक है? अब इसके आगे के जो पेजेज़ के नेम होंगे वो किस तरीके से एक्सेस होंगे, तो उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था कि देखिए आपको फुल्ली क्वालिफ़ाइड यूआरएल को अगर एक्सेस करना है, तो यहाँ आप इको का फ़ंक्शन जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है? और इको से आप बेस यूआरएल की मदद से यानी बेस यूआरएल का मतलब ये है कि वहाँ पर जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर देखा था कितनी चीज़ वहाँ से उठेगी और बकिया उसके आगे की जो फुल्ली क्वालिफ़ाइड यूआरएल है, वो आप वहाँ से आगे का यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। तो चाहे आप सीएसएस को एक्सेस कर रहे हैं, जावास्क्रिप्टिंग को एक्सेस कर रहे हैं या फिर हम जो है ना किसी पेज को भी एक्सेस कर रहे हैं, उसका फुल्ली क्वालिफ़ाइड नेम अगर मुझे पिक करना हो, तो फिर हम उसको इस तरीके से उठाएँगे। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे ये इको बेस यूआरएल index.php प्रोडक्ट सर्च या फिर मैंने होम को जो कॉल किया है वो भी इसी तरीके से कॉल किया है बेस यूआरएल index.php होम स्लैश इंडेक्स। ठीक है, इसका फायदा ये है कि इन फ्यूचर में अगर हम डोमेन नेम चेंज भी करते हैं अपने लिहाज से कोई और नेम देते हैं तो वो हमें जस्ट एक फाइल के अंदर जो है ना कॉपी। तो ये अभी तक की हमारी क्लास थी जो कि हमने स्टडी की है। ठीक है, होपफुली इसके अंदर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। सही है? तो जिन लोगों ने जो है ना क्लास बिल्कुल नहीं ली है, जैसे मुस्तफ़ा ने नहीं ली, आप तो वीडियोज़ वगैरह देखें पहले शुरू से हमारी, उसके बाद आप यहाँ तक पढ़ेंगे। जैसे एक रिकैप करवाया था, जैसे हर एक पूरी क्लास तो मैं नहीं ले सकता ना। रिकैप करवाया जैसे थोड़ा-सा जिन्होंने क्लास ले रहे हैं उनको गो थ्रू हो जाए और फिर आगे की चीज़ें समझ सकें। हाँ भाई, जो क्लास ले रहे हैं वो बताएँ कि इसमें कोई मसला हो तो मुझसे पूछें। नाउ ऑल क्लियर ठीक है जी। नईम साहब को तो क्लियर है। अब मैं डेटाबेस सर्च करवाने वाला हूँ। ठीक है जी, मिस आयशा भी कह रही हैं क्लियर है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग डेटाबेस की तरफ। सही है। तो हमने लास्ट टाइम एक कंट्रोलर बनाया था। कंट्रोलर का नाम हमने रखा था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हमने एक मेथड बनाया था सर्च। सर्च के अंदर हमने एक व्यू बनाया था सर्च। अच्छा ये जो मेथड का नाम है और व्यू का नाम ये डिफरेंट हो सकता है। ये डिफरेंट हो सकता है और इसके अंदर हमने जो व्यू था हमारा वो यहाँ पर आ गया था। उस व्यू के अंदर हमने जो ब्लॉग लेफ्ट साइड बार वाला पेज है, उसका नाम हमने रीनेम करके सर्च नाम से हमने यहाँ डाल दिया था और उसको मैंने यहाँ लगा दिया।
अभी तक फिलहाल हमने इसके अंदर टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन वाला ही काम किया है और मैंने कोई काम नहीं किया, यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह का कोई काम नहीं किया। ठीक है? एचटीएमएल हेडर है, ठीक है, तो ओके। अब हम आ जाते हैं कि डेटाबेस को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना उसकी तरफ हम आ जाते हैं। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए अगेन वही वाली बात है कि यहाँ पर काम कम करना है, समझना ज़्यादा है। कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जाएँगे, ठीक है? कॉन्फ़िग के ऊपर जाएँगे और यहाँ पर आपको मिलेगी डेटाबेस, ठीक है? अब डेटाबेस के अंदर ये सारा काम हुआ है। जैसे वो जो मैंने जब आपको पीएचडी करा रहा था, तो मैंने अपनी एक आपको कनेक्शन फाइल दे दी थी कि भाई इसको यूज़ कर लो। यहाँ पर ये नहीं करना, ये तो पूरी बनी हुई है। इसके अंदर जस्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है, सही है? तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के अंदर क्या चीज़ आपके पास आ जाएगी भाई, यूज़र नेम आपका होगा रूट, ऐसा ही है? पासवर्ड क्या होगा? ब्लैंक, ठीक है? डेटाबेस का नाम क्या होगा? ये अभी हम देख लेते हैं कौन-सा होगा। तो इसके अंदर आप जाएँगे, पीएचपी माय एडमिन के ऊपर जाएँगे। लॉगिन किया हमने और इसमें कोई भी डेटाबेस ले लें, इकॉम डीबी ले सकते हैं। तो ये हमारी इकॉम डीबी की जो डेटाबेस है वो हमें नज़र आ रही है और अभी जो हमें काम करना है, वो 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है। एक तो कैटेगरी के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, ये हमारी प्रोडक्ट्स है और दूसरी ये हमारी कैटेगरी, ठीक है? अच्छा, यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आएँगे, वो कॉन्सेप्ट ये है नो सिक्वल, एसक्यूएल कोई नहीं होगी। वो जो हम लिखते थे ना पहले, प्लीज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस, ये नहीं होगा, ठीक है? आपको यहाँ पर 2 चीज़ों के नाम कन्फर्म होने चाहिए, टेबल का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है। टेबल हमारा प्रोडक्ट है, इसके कॉलम जो है ना ये इनसे हम एक्सेस करेंगे। अब आगे चल के जितनी भी एप्लीकेशन बन रही है ना, वो नोस्क्यूएल पे ही बन रही है। अच्छा, प्रोडक्ट लाइन्स हमारे पास ये है, सही है, ओके। अच्छा, तो हमारा जो टेम्पलेट था ना जिसपे हम वर्किंग, अच्छा तीसरी जो चीज़ होगी इसके अंदर, वो ये होगी कि अगर जैसे ये वाली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कि हमारे पास एक कैटेगरी का नाम आ रहा है, फिर उसके बाद इसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो ये कैसे मैं पिक करूँगा? तो इसको पिक करने का तरीका ये होगा कि आप इसका व्यू बनाएँगे, ठीक है? इसका व्यू बनाएँगे और नोस्क्यूएल के अंदर हम व्यू देंगे और व्यू के अंदर भी जो कॉलम्स होंगे उनको हम एक्सेस कर पाएँगे, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं इस पर्पज़ के लिए हमें व्यू बनाना है। जस्ट अ सेकंड। तो व्यू आसान है, इसका प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अभी मैं आगे निकल गया, व्यू की तरफ आ गया। मुझे बात ये करनी थी कि हमें डेटाबेस का नाम क्या रखना है, ईकॉम डीबी। तो ईकॉम डीबी जो है ना वो हम डेटाबेस कनेक्शन डेटाबेस का नाम रखते हैं यहाँ पे। तो आपकी जो भी डेटाबेस होगी, जो भी आपकी डेटाबेस की सेटिंग्स होंगी, उसके अंदर आपको ये रखना है। कहाँ पे करना है ये? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, डेटाबेस के अंदर जाके ये 3 चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं। आपको यूज़र नेम, आपको पासवर्ड, यानी अगर हम जैसे उसपे जाते हैं ना होस्टिंग वगैरह पे, तो वहाँ पासवर्ड सेट किया जाता है और फिर यूज़र नेम भी वहाँ पर रूट नहीं होता। जो भी आपको यूज़र नेम दिया जाएगा वो आप चाहे यहाँ सेट कर देंगे। इसके अलावा जो आपकी डेटाबेस का नाम है, जैसे हमने यहाँ पर ईकॉम डीबी रखा हुआ है, तो वो आप ईकॉम डीबी जो है ना यहाँ पर दे देंगे। आपकी जो भी फंक्शनल डेटाबेस होगी आप उसका नाम दे देंगे। तो ये डेटाबेस कनेक्शन बन गया। इसमें और कुछ नहीं करना। सेव हो। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या समझा? मैंने कहा कि यहाँ पे बनेगी नोस्क्यूएल और नोस्क्यूएल के अंदर क्या होगा? नोस्क्यूएल में हमारे पास एसक्यूएल नहीं होगी। एसक्यूएल नहीं होगी तो फिर हम व्यू कैसे बनाएँगे? तो व्यू बनाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे क्वेरी और क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे? जैसे यहाँ पर हम लिखे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
यानी यहाँ पर मैं इसको ले दिया, तो हमारे कॉलम्स हैं प्रोडक्ट लाइन्स, कॉमा और स्टैटिक। अब इसको नाम जरूर देना क्योंकि वहां पर ना नाम हमें चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इसको हम देंगे ग्रुप बाय प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। इसको हम क्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आ गया। यार ये वो व्यू है कि जो कि टेबल में नहीं था, ठीक है, और ये मुझे वहां रिक्वायर्ड है। तो अब वहां पर फ्रंट के ऊपर मैं एसक्यूएल नहीं लिख सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, बैकएंड के ऊपर जो है ना इसका व्यू बनाना पड़ेगा। फिर अभी हम देखेंगे NoSQL किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से इसको यूज करेंगे। इस टॉपिक की तरफ मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये आपने इसका अभी बैकएंड में डिजाइन करना होगा। तो मैंने बैकएंड से डिजाइन कर लिया। यहाँ पर आपको नीचे क्रिएट व्यू मिल जाएगा। अभी एज इट इज इस नाम को मैं NoSQL में यूज करूंगा। अब हम आ जाते हैं अपनी काम की बात की तरफ। ठीक है, तो काम की बात ये है, ये तो बन गया डेटाबेस कनेक्शन। ये जो डेटाबेस की एंटिटीज है यानी टेबल्स और व्यू NoSQL की मदद से हमें कौन से कंट्रोलर में एक्सेस करना है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जितनी भी इंटरेक्शंस होंगी, चाहे वो किसी भी मॉडल से हो, चाहे वो किसी भी फंक्शन लाइब्रेरी से हो, चाहे वो आपके पास जो है ना क्लासेस से हो, तो कौन करेगा, कंट्रोलर। दूसरा कंट्रोलर कौन सा है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो है वो किसी भी बेस लाइब्रेरी को या फिर किसी और चीज को जो लोड करता है वो किसमें करता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर करता है। और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल किस्म का मेथड होता है जो कि उस वक्त कॉल होता है जब किसी भी आप पेज को इसके अंदर कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अभी इसके अंदर हमने जो किया था वो हमने एक हेल्पर मेथड की मदद से यूआरएल को मैंने उठाया था जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया। यानी कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर, रूट्स की फाइल के अंदर, ये जो रूट्स है सॉरी, कॉन्फ़िग की फाइल में मैंने इसको डिफाइन। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस कनेक्शन अभी मैंने बनाया तो ये भी कैसे उठेगा, ये तो मैं यहाँ पर डिफाइन किया ना, तो वहां तक कैसे उठेगा। ऑब्वियसली इसके लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी हम कॉल करेंगे। और वो कहाँ कॉल करेंगे, आपको कंट्रोलर के अंदर उसको कॉल, कंट्रोलर के अंदर इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करेंगे। तो जब हम यहाँ किसी चीज को कॉल कर लेंगे तो वो एज इट इज फिर हमें पूरे इसके अंदर। अच्छा जी, ये समझ में आया कि कंस्ट्रक्टर जो मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ भाई, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, तो दूसरी क्लासेस से मैं ये लेके चल रहा हूँ। जी सर, ये कॉन्सेप्ट है। और लोग पता है सब लोगों का है, इम्पोर्टेंट है। ओके जी, आगे चलते हैं। अरे देखिए बहुत सारी कोडिंग ना मेरे पास भी ये पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऐसी कोडिंग हम याद नहीं करते। NoSQL वगैरह की कोडिंग जो है वो सारी मैं आप भी जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ उस तरीके से यूज करो। तो डेटाबेस को कॉल करने के लिए
आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर डॉलर दिस लोड डेटाबेस। तो ये क्या करेगा कि वो जो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो है चीजें लिखी थी, हम जो है पीएचपी के अंदर तो क्या करते हैं ना, उसको इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं, पैटर्न बेस इसको लोड करेंगे तो डेटाबेस जो है यहाँ पर। अरे जो अभी पेज फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सर्च का फॉलो हो रहा है। अभी मैंने बताया था ऐड अपडेट डिलीट की तरफ भी अपने अभी सर्च की बात है। तो जो फंक्शनैलिटी हमें रिक्वायर्ड है वो किसमें रिक्वायर्ड है, सर्च के ऊपर रिक्वायर्ड है। जैसे सर्च का आ जाएगा अभी, जैसे अभी हम जस्ट ये करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट जो है वो यहाँ कैटेगरी वाइज जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास पार्ट है वो कैट व्यू का है। कैट व्यू अभी मैंने डिफाइन किया वहां से, और ये जो डिलीवर कर रहा है वो एक प्रोडक्ट का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सर्च का एक मेथड है और उसी के अंदर सर्च का एक व्यू है जो कि हमें यहाँ पर डिलीवर करना है। तो यानी जो भी कुछ है हमें इस मेथड के अंदर डिफाइन करना है और वहां से फिर हम इसको है ना वो लेके चलेंगे। तो इसके अंदर कैसे डिफाइन करेंगे, पहली चीज तो ये थी कि मैंने आपको बता दी कि भाई इसका डेटाबेस कनेक्शंस जो है वो आप इस तरीके से बनाएंगे, यानी आप डेटाबेस कनेक्शन ये। और दूसरी चीज ये कि उस व्यू तक हम किस तरीके से एक्सेस लेकर जाएंगे, तो उसका तरीका ये है यानी सर्च के ऊपर ये है नो सीक्वल, ये है नो सीक्वल। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कोडिंग आपको नहीं लिखनी है। सबसे पहले हमने क्यूरी लिखी है डॉलर दिस डीबी गेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गेट के अंदर क्या दे सकते हैं, गेट के अंदर या तो आप टेबल का नाम दे सकते हैं या का नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर देने वाले क्या देने वाले, कैट व्यू, कैट व्यू देने वाले। तो हम कैट व्यू जो बनाया है, ठीक है, कैट व्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन चीजें हैं, एक है मॉडल, मॉडल को मैं यूज नहीं किया मैंने, दूसरा कंट्रोलर, तीसरा व्यू। यानी कंट्रोलर के मेथड के थ्रू हम डेटा को पास ऑन करते हैं व्यू तक, यहाँ तक पास ऑन करते हैं ना। तो ये कंट्रोलर के इस मेथड से व्यू तक डेटा कैसे जाएगा, सवाल ये पैदा होगा। तो उसके लिए इन्होंने एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसका नाम डेटा ही हो सकता है। यानी जब भी आप यूज करेंगे ना, आपको डॉलर डेटा ही लिखना है। ये पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग की चीजें हैं, आपकी ये चीजें की आदत डालने, अब सारा कुछ आगे ऐसे ही होने वाला है। नाम रखना है, डेटा ही हो सकता है। अब डेटा नाम का जो वेरिएबल होगा इसके अंदर बहुत ये नहीं समझ लो कि ये आपकी ना बास्केट है, शॉपिंग बास्केट है, लेकिन नाम उसका डेटा ही होगा। इसके अंदर आप कुछ भी डाल के ले जा सकते हैं, आप एक मैसेज भी डाल के लेके जा सकते हैं, आप इसके अंदर एक पूरा रिकॉर्ड सेट भी उठा के लेके जा सकते हैं, आप इसके अंदर एक सिंगल रिकॉर्ड भी लेके जा सकते हैं, आप कोई और भी चीज लेके जा सकते हैं। जैसे कैप्चर इमेज भी मैं से जो है ना वो यहाँ से लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो डेटा नाम के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्यूरी लिखी नोसिक्वल की मदद से, तो दिस डीबी कैट कैट व्यू। तो कैट व्यू क्या किया, कैट व्यू ने जो वहां पर हमारे पास व्यू था इसके बैकएंड में जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई होगी ना, वो हुई होगी सिलेक्ट स्टैरिंग फ्रॉम कैट व्यू। जब ये वेयर क्लॉज नहीं लगाई, वेयर क्लॉज को भी हम पढ़ेंगे कि नो सीक्वल के अंदर हम वेयर क्लॉज कैसे लगाते हैं। अभी फिलहाल ये हुआ कि इसने सारे रिकॉर्ड इस वक्त उठा के लेकर आ गया और उसको किसके अंदर उठा के डाल दिया, इसने रिकॉर्ड 1 के अंदर उठा के डाल दिया। जिसको एग्जीक्यूट किस तरीके से हमने किया, डॉलर दिस डॉलर क्यूरी रिजल्ट, यानी इसका जो इस क्यूरी का जो रिजल्ट है उसको उठा के किस में डाल दो, रिकॉर्ड 1 में। ये जो चीज अभी हमने पढ़ी है इसको कहते हैं नोसिक्वल। अब मुझे बताओ कि ये चीज किस किस के समझ में आ गई। हाँ भाई, सर ये नो सीक्वल वाली बात समझ नहीं आई है। इसमें सीक्वल नहीं है ना, इसमें सीक्वल है नहीं। इसको नो सीक्वल इसलिए कहते हैं कि ये सारा मेथड ही काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो पैटर्न है
देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि भाई मैं भी ना कोडिंग कॉपी पेस्ट कर दूँ, कोडिंग में भी आती है, बहुत सारी और आगे भी कोडिंग आएगी। हाँ, उसको समझना ज़रूरी होता है, ये समझे बगैर आप काम नहीं कर सकते। पहली जो चीज़ स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी, वो ये लिखी डॉलर क्यूरी इज़ इक्वल टू डॉलर दिस डीबी, और ये साइनें ऐसी आएँगी, इसको सिंपलाइज़ कर दें, या नैरो साइन बनेगा। गेट, और गेट के बाद आप क्या कर सकते हैं, यानी ये पूरी स्टेटमेंट एज़ इट इज़ आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा गेट के अंदर यहाँ चेंजिंग आ सकती है, यानी यहाँ पे आ सकता है, टेबल आ सकता है, या यहाँ पर व्यू आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो डाटा कंटेनर है ना, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मैं लेके जा सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ यार प्रोडक्ट का टेबल में ही मैं यहाँ से लेके चला जाऊँ, तो मैं करूँगा कंट्रोल सी, यानी ये वाली स्टेटमेंट, मैंने कंट्रोल सी की मैंने, और उसको नीचे जाके मैंने कर दिया यहाँ पर कंट्रोल वी, और इसके अंदर मैं क्या दूँगा, टेबल, टेबल का नाम सही होना चाहिए। टेबल है मेरे पास प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स लिखूँगा उसमें। ये पूरा लंबा चौड़ी जो है ना, मुझे कहानी नहीं लिखनी है। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट्स। जिसमें वेयर क्लॉज लगती है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स, और ये देखें, अब डाटा का यानी ये है आपका, आपके पास बास्केट है। अब इस बास्केट में कुछ भी डाल के लेके जा सकते हो, लेकिन एक ही नाम की 2 चीज़ें थोड़ी जाएँगी। एक रिकॉर्ड 1 है जिसमें कैट क्यू जा रहा है, दूसरे में ये कर देंगे रिकॉर्ड 2। रिकॉर्ड 2 में क्या जा रहा है? प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर देखिए पूरा वो जो है ना बंडल इसने उठा लिया। ये जैसे मैं अभी मैंने आपको समझाया ना कि यहाँ पर जो बैकएंड में क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, वो क्या यूज़ हो रही है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सर देखिए हाँ, बोले? सर ये रिकॉर्ड्स 1 और रिकॉर्ड्स 2 की जगह हम डॉलर डेटा तो डेटा ही रहेगा, लेकिन चेंज कर सकते हैं ये वाली वैल्यू। ठीक है, रिकॉर्ड्स 1 की जगह हम रिकॉर्ड कैट 1 व्यू रिकॉर्ड अगर 2 लिख में दें। आप कुछ भी कर सकती हैं, यहाँ पे लिख दें कैट, यहाँ पे लिख दें prod। जिस नाम से हम यहाँ पर करेंगे, उस नाम से फिर मैं व्यू में यूज़ करूँगा ना उसको। अच्छा, इसी तरीके से आप एक सिंगल मैसेज अगर हम यहाँ से लेके जाना चाहें, वो भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना, इसको कर दिया और डाटा मैसेज, यानी जो डाटा हमारा जो शॉपिंग बैग है ना, उसमें हम कुछ भी लेके जा सकते हैं। यानी ये एक सिंपल सा एक मैसेज है, जिसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे कि आफ्टर एग्जीक्यूशन अगर हमारे पास रिकॉर्ड कोई फाउंड नहीं होता, तो उसके अंदर मैसेज हम डिलीवर कर देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या वो रिकॉर्ड अपडेट डिलीट के ऊपर भी जो है मैसेज जो है ना वो शो करवा सकते हैं। लेकिन बकिया जो 2 चीज़ें उसको क्वेरी रिक्वायर्ड थी, तो वहाँ पर हमने NoSQL को यूज़ किया और उसके रिजल्ट के एग्जीक्यूशंस करके रिकॉर्ड 1 और रिकॉर्ड 2 के अंदर उठा के डाल दिया। अच्छा देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना पैटर्न्स के अंदर, वो ये होती है कि समझ लो पैटर्न को रट्टा लगाया जाता है। इसमें हम अपनी अकल इतनी इस्तेमाल नहीं करते। वही तो मैं आपसे रट्टा लगवा रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई सिंपल ये पूरी चीज़ ना कॉपी पेस्ट करो, और गेट के बाद या तो आप व्यू लिखोगे या फिर आप टेबल लिखोगे। दूसरा ये कि डाटा के अंदर आपको एक यूनिक नेम देना है उस शॉपिंग बैग का, जो कि पहले से ना हो ना। जैसे रिकॉर्ड 1 पहले से है, उसमें गेट व्यू जा रहा है तो रिकॉर्ड 2 दे दो प्रोडक्ट्स के अंदर। तीसरा हमने मैसेज डाल दिया। तो ये आप पास ऑन हो जाएँगे डॉलर डाटा के थ्रू व्यू तक। फिर व्यू में हम इनको डिस्प्ले करवाएँगे या इसकी एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ये वो हमारा हेडेक है। ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? व्यू पे चलें? व्यू पे डाटा कैसे डिस्प्ले करेंगे? जी सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं व्यू के ऊपर। इसको मैं कर देता हूँ यस सर। सेव। सेव ऑल। मुझे भी याद नहीं है व्यू में कैसे सेव करते हैं। ये आप लोग भी ये करें, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है, इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी याद रखूँगा मैं। हाँ, मेरे पास ये सब चीज़ें बनी नहीं, वहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ना इसका नाम रखा था माइक मॉडल, मैंने वहाँ पर सेम ही रखा हुआ है।
नाइस सर्च। इसका ऐसा टाइप देखिए, पहला है रिकॉर्ड 1। अब ये रिकॉर्ड 1 ये सारी चीजें किस में पास हो रही है? सर्च में पास हो रही है। तब हमारे आते हैं व्यू पे। व्यू पे गए, यहाँ से हम गए सर्च के ऊपर, और सर्च के ऊपर जाके मुझे किस चीज को ऑटोमेट करना है? मुझे जनाब इनको ऑटोमेट करना है। यार है ना, तो पहली जो चीज है ना वो हमें यही करनी है। इसको मैंने बंद किया, यानी ये वाला काम है पीएचपी वाला। यानी ये चीजें तो अभी स्टैटिक थी ना, तो अलग अलग एलाइज की फॉर्म में लिखी हुई थी, इसको मैंने डिलीट किया। फिर यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन मार्क पीएचपी डाला, इसको भी मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क दिस डाला, फिर इसको मैंने फ्रेंड्स के टैग से बंद किया। यानी जहाँ पर फंक्शंस वगैरह कॉल कर रहे होते हैं वहाँ इको यूज करते हैं, बाकी हम फ्रेंड यूज करते हैं अपने पुराने टैग में। फ्रेंड से मैं गया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, इसको क्लोज की, मैंने बंद किया और ये सभी को लगा। अब इसमें जो डबल कोट है उसको सिंगल करेंगे। ठीक है जी, आई थिंक कि सब लोगों को ये क्लियर होगा। अब इसके ऊपर मुझे एक लूप लगाना है जिससे हम इसके रिकॉर्ड सेट को जो है वो पिक करेंगे। तो इसके ऊपर हम यहाँ लूप लगा देंगे। यहाँ लूप लगेगा उस रिकॉर्ड सेट के डेटा को लाने के लिए फॉर ईच। ओके, फॉर ईच का एक लूप लगेगा और हम यहाँ पर फॉर ईच का एक लूप उठा रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये इस कंट्रोलर में, इस प्रोडक्ट के कंट्रोलर ने तो रिकॉर्ड 1 के अंदर सारे रिकॉर्ड डाल दिए एक साथ। अब मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड को उठाऊंगा। तो 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड को उठाने के लिए फॉर ईच का लूप लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि रिकॉर्ड 1 का जो डाटा है वो किसमें उठा के डाल रहा है? $R में डाल रहा है। अब $R के अंदर आपको कॉलम के नेम पता होना चाहिए। $R के अंदर आपको कॉलम के नेम जो है वो पता होने चाहिए। तो यहाँ का कॉलम के नेम है हमारे पास कैट व्यू के अंदर तो एक है प्रोडक्ट लाइन और दूसरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको एज इट इज लिखना है, ये आपको एज इट इज लिखना है। इसको लिखेंगे किस तरीके से? इस तरीके से $R, ये एरो साइन यहाँ लिख देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट का नेम, तो ये मैंने $R, और यहाँ मुझे लिखना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे? $R, और उसके बाद हमारे पास जो व्यू का नाम था वो था नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये ही हम तो ये हमारे पास पहला एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया डेटाबेस का, जिसके अंदर हमने ये देखा कि डेटाबेस कनेक्शन किस तरीके से बनाते हैं। डेटाबेस कनेक्शंस को हमने यहाँ पर डिजाइन किया कि भाई डेटाबेस कनेक्शन ऐसे बनता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये चीज डेटाबेस कैसे कनेक्ट होगी, उसका तरीका मैंने आपको बताया कि ये आपकी हेल्पर मेथड है, इसको लोड करेंगे डेटाबेस के तो डेटाबेस कनेक्शन यहाँ बन जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि NoSQL किस तरीके से यूज करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ को डिफाइन किया कि भाई इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोलर या मेथड एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे। अब ये दो चीजें हम यहाँ से डिलीवर करवा रहे हैं। जो भी चीज है डेटा के कंटेनर के थ्रू की जाएगी। इसके अंदर हम रिकॉर्ड 1 के अंदर डेटा को उठा के लेके जा रहे हैं। कहाँ तक लेके जा रहे हैं? व्यू तक लेके जा रहे हैं, जो कि सर्च नाम का है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, फॉर ईच का एक लूप लगाएंगे
और एक एक रिकॉर्ड उठ के मेरे पास यहाँ आ रहा होगा। इनिशियली हमने यहाँ पर वही काम किया जो PHP में करते हैं, यानी इस चीज को ऑटोमेट किया, प्रिंट का फंक्शन लगाया। ये चीज नहीं आई है फॉर ईच का लूप। अब ये आपके एक एक रिकॉर्ड को उठा के लेके आ जाएगा। फिर इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे $r, दिस implies client, और $r of products। इसको सेव करते हैं और चलाकर गूगल क्रोम पे चलाना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसको पेजेस पे जाके सर्च प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करें। ओह, एरर दे दिया। कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल रिकॉर्ड वन नाम का वेरिएबल नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ रह गया। है ये क्या, ये जो रिकॉर्ड्स वन, हमारे पास जब इसको हम पास करते हैं ना, तो एक चीज रह गई, वो ये रह गई कि हमारे पास कंट्रोलर के अंदर इसको पास करते वक्त हमें डिफाइन करना पड़ता है। ये डाटा लेके जाएगा। सर जी, वैसे तो हम इसको डिफाइन नहीं करते, नहीं रफ्ता है, सेव नहीं है शायद। रिकॉर्ड्स वन सर्च में भी सेव हो। सर्च आई थिंक सर, इस सारी कोडिंग टेस्टेड है, तो कर चुके हो। कह रहा रिकॉर्ड वन इसको नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड टू में एक देखते हैं। काम करेंगे, पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ना कुछ लिखा हुआ गलत है, इसको कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ। मैंने ये कॉपी
सर्च में गए, सर सिंगल डबल कोटेशन का तो मसला नहीं है। नेट बंद कर देते। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में आई थिंक कोई चीज रह गई है, जरा देख लेते हैं। डॉलर दिस लोड डेटाबेस रैक 1। जरूरत नहीं है, इसी तरीके से मैं यूज करता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसमें क्या मसला आ रहा है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कोई छोटा मोटा मसला है, अभी वो जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसी को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो उसको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास जो है ना कंट्रोलर, और फिर उसके बाद जो डाटा होता है उसको हम लोड करवाते हैं, और दैन फिर उसके बाद उसको व्यू तक जो है वो हम लेकर जाते हैं। देखिए यही चीज एज चलती है, छोटी सी चीज एक अभी मिसिंग जो है ना हो गई है, इसकी वजह से वो नजर नहीं आ रही थी कि डॉलर दिस लोड डेटाबेस जो आप बात कर रही हैं उसी मैसेज के, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर लोड करवा दिया ना, उसकी जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, नीचे तो हम एज इट इज यही इस्तेमाल करेंगे जो कि कर रहे हैं। कोडिंग सही है, कोई छोटी सी मिसिंग है तो हम ये देखेंगे बाद में। तो आज का सेशन जो है ना वो यहीं तक रखते हैं, आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको भी मसले को भी सॉल्व करेंगे, छोटे मोटे मसले आते रहते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलेंगे। इसमें कोई चीज जो है ना समझ में नहीं आई हो तो पूछें, सिवाय इस एरर वो तो मैं देख लूँ। हाँ भाई क्लियर है, कोई और क्वेश्चन? नहीं है किसी क्वेश्चन? तो आज क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ, और ये जो भी पूरा जो टेम्पलेट है आज की क्लास का जो कि मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें काफी सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट कर दी है, कंट्रोलर भी, मेथड भी और दूसरी चीजें भी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो वो जो है ना मैं ये पूरी वेबसाइट वहाँ पे रख दूंगा, तो आप उसको एज इट इज जो है ना वो कॉपी पेस्ट करके अपनी क्लास के जो है ना वो बराबर आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग जो मैं ऑफ कर रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।